वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज वीडियो हम लोग सीबीएसई क्लास 9 के टर्म 2 एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर थर्ड को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने आपको 2 सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब जाकर के उसको देख लें। और जो ये सैम्पल पेपर है आपके आने वाले टर्म 2 मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का, इसमें हमें दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी हमें 2 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें उनका डिग्री लिखना है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पोलिनोमियल्स हमें दिया गया है वो क्या है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, और इसका डिग्री हमें बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा कि 3, इसका डिग्री क्या हो जाएगा कि 3 होगा। ठीक है। देन जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें बी कि अगर 7 दिया गया है तो हमें हमसे पूछा गया है कि जो ये 7 लिखा है इसका डिग्री क्या होगा। तो सिंपल सा है कि जब भी आपको कांस्टेंट कोई नंबर मिल जाए तो उसका डिग्री होता है सिंपली 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था सेक्शन ए के। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में हमें पूछा गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया गया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:11, एंड हमसे पूछा गया कि फाइंड द ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं। तो पहला एंगल हम मान लेंगे 3x, दूसरा हो जाएगा 5x, तीसरा हो जाएगा 9x एंड नेक्स्ट हो जाएगा 12x। सबको प्लस करने में कितना आएगा तो 360 डिग्री। ठीक है, जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी तो 360/29। देखिए जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे ख्याल से मतलब कि गलत सेट कर दिया गया है। इसमें आपको रेशियो थोड़ा सा चेंज मिलेंगे। रेशियो क्या मिलेंगे, थोड़ा सा चेंज मिलेंगे, यानी हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका यहाँ x की वैल्यू आ रही हो क्या आ रही है 360/29, और 29 से 360 कभी कैंसिल नहीं होगा। बस आप लोग समझ जाए कि जब कभी भी रेशियो में क्वेश्चन आएगा, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल का, तो उसको हमें ऐसे ही पहला एंगल 3x, दूसरा एंगल जो दिया होगा 5x, ये 4x और इसको 12x लेकर के सॉल्व करना है। सबका सम कितना होता है तो 360 के इक्वल होता है। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे 2 को, और वहाँ दिया गया है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी हमें प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है और वाला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ हम ये शो करना है ना कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, जिसके जो आपस में क्या होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पैरेललोग्राम ड्रा कर लें। तो ये आप सभी का है पैरेललोग्राम A, B, C एंड D। अब इसके डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं तो ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि AB = CD होगा, AD = BC होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा कि AB = CD, AD = BC एंड AC = AC, यानी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय साइड साइड एंड साइड। ठीक है, इस तरह प्रूफ करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के और का सॉल्यूशन। देन हमसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का। इसमें हमें दिया गया है कि अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स तो विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड कितने बार आया है क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है हेड है 455 टाइम्स, एंड टेल कितने बार आ रहा है तो टेल यहाँ दिया गया है 545 टाइम्स। हमसे पूछा गया है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, और दोनों इवेंट्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा तो फेवरेबल आउटकम कितना है तो 455 और टोटल आउटकम कितना है 100 टाइम्स, सॉरी 1000 टाइम्स। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 0.455, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा तो टेल कितने बार है
तो 545 बाई 1000 टाइम्स, जो कि आ जाएगा 0.545। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ये भी क्या है, तो आपके प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है कि हिमा, जो कि स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ दिया गया है कि हिमा डायल अ फोन नंबर 100 टाइम्स इन अ वीक, आउट ऑफ विच सी गॉट द रिस्पॉन्स 36 टाइम। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट गेट द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में एक बोला गया है कि जो हेमा है वो किसी पर्टिकुलर नंबर को 100 टाइम्स एक वीक में डायल करती है, 36 टाइम्स उसको रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स शी विल नॉट गेट रिस्पॉन्स, यानी कितने टाइम्स उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्या करेंगे, हम उसको 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो 64 टाइम्स उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स कितना हो जाएगा, 64/100, जो कि आएगा 0.64। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक और दिया गया, इसका सेकंड पार्ट है और करके है कि द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्जिक्यूटिव डे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन पिछले वाले भी सैंपल पेपर में सेम था। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो करेक्ट फोरकास्ट है 175 टाइम्स शो किया जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन ए गिवन डे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो और वाला और है, यानी कि सेकंड पार्ट है उसका 4 का और, इसमें हमें दिया है कि वेदर फोरकास्ट कितने टाइम्स होता है, तो 250 टाइम्स, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 250। हमें बोला जा रहा है कि करेक्ट फोरकास्ट कितने बार शो हो रहा है, करेक्ट फोरकास्ट तो हो रहा है 175 टाइम्स, एंड नॉट करेक्ट फोरकास्ट कितने बार शो हो रहा है, तो जो फोरकास्ट करेक्ट नहीं हो कितने बार शो हो रहा है, 250 माइनस 175, जो कि आ जाएगा कितना, तो ये आएगा 75। ठीक है, तो हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट फोरकास्ट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बस करेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। करेक्ट फोरकास्ट कितना हो जाएगा, तो 175/250। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 7 टाइम्स में एंड 25 से 10 टाइम्स में, जो कि आएगा 0.7। एंड अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग करेक्ट फोरकास्ट। नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा, तो 75/250 3/10, जो कि होगा 0.3। ठीक है, 0.3। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन जो अगला है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी हमें ये प्रूव करना है जो अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगे सर्किल के, तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। क्या प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, हमसे बोला गया है कि हमें शो करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी हम पहले एक सर्किल ड्रा कर लेंगे। हम लोग सर्कल है और ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमें शो करना है कि दोनों सेंटर पे क्या बना रहे हैं, तो इक्वल एंगल बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हमें शो करना है। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। तो गिवन है क्वेश्चन 5 में कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखिए जो सैंपल पेपर है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या कुछ मतलब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, यहाँ क्या हो जाएगा कि ए ओ साइड किसके इक्वल है, तो डी ओ के। ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, क्योंकि दोनों क्या हैं, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल और रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। ठीक है, दूसरा है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी एंड अगला है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या है, तो ये गिवन है
और इसका सेम रीजन है, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्वेंट ट्रायंगल COD बाई साइड साइड साइड, ठीक है। देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, यानी CPCT में हमें क्या मिल जाएगा कि जो एंगल AOB है वो एंगल COD के इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन सेक्शन A का जो आखिरी क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, हमसे पूछा जा रहा है कि प्ले ग्राउंड का एरिया क्या होगा। यानी हमें एक रोलर दिया गया है, तो जो रोलर है जब कभी भी रोलर रोटेट करता है तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एक रिवोल्यूशन में वो एरिया को क्या करता है कि प्लेन कर देता है। जैसे मान लेते हैं कि रोलर है, अगर ये रोलर है तो इसको एक बार हम रोटेट कराएंगे तो जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उतने एरिया को ये वन रोटेशन में कंप्लीट प्लेन कर देगा, ठीक है। तो हम सिंपली करेंगे क्या पहले फाइंड कर लेंगे कि जो भी हमें दिया गया है डायमीटर कितना दिया है तो 84 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दिया गया है 120, लेंथ को क्या कह लेंगे हाइट। तो हम पहले 6 में फाइंड कर लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, यानी रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2πRH, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस कितना दिया है तो 42 और हाइट 120, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 22 इंटू 120, एंड जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 इंटू 22 इंटू 120 ये हो जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर देते हैं तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए करना पड़ेगा कि 31680 को डिवाइड करना होगा 10,000 से, तो ये हो जाएगा 3168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार अगर घूमता है तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करेगा वो प्लेन कर देगा। तो टोटल एरिया क्या पूछा गया है कि टोटल एरिया मूव्स ओवर कितना हो जाएगा तो 3168 इंटू 500, ठीक है। यानी जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर करेक्ट आपको मिल जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.168 इंटू 500, तो जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3.168 इंटू 500 यह आ जाएगा 584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है तो सेक्शन बी स्टार्ट हो जा रहा है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है वो कुछ इस टाइप का है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अभी ये सेक्शन ए का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, अब सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमें दिया गया है कि फाइंड इवेल्युएट 103 इंटू 107, ये भी पिछले वाले सैम्पल पेपर में सेम था, एंड 104 का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3, और ये हो जाएगा 100 प्लस में 7। तो एक आइडेंटिटी आप सभी को पढ़ाया जाता होगा कि कहीं पे अगर x + a और इंटू में x + b लिखा हो तो क्या होता है x², देन क्या होता है आगे a + b इंटू में x प्लस में ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस में 3 + 7 इंटू 100 प्लस में 3 इंटू 7, यानी कि 10,000 प्लस 10 इंटू में 100 प्लस में 21। तो जब इसको हम आगे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 प्लस में 1,000 प्लस 21, यानी कि 11,021। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, इसे हम यहाँ पे दिया है 104 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4, क्योंकि हमें कैसे करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करना है। तो 100 + 4 का होल स्क्वायर यानी कि a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू में b। तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 16 प्लस 800, एंड जब इसको हम ऐड करेंगे आपस में तो 10816। ये था क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें दिया गया है कि हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको फैक्टराइज करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें हमें दिया है कि कुछ पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये हमें दिया गया है। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम सिंपली जानते हैं कि किसका स्क्वायर है, तो 2x का होल स्क्वायर होता है, ये होता है 3y का होल स्क्वायर, ये होता है 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या है तो प्लस 2, यानी कि 2 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 3y। इसको नोट किया जा सकता है प्लस 2 इंटू में 3y इंटू में माइनस 4z। और माइनस 4z क्यों लिखा गया है, क्योंकि जहाँ पे देखिए आप, जहाँ भी z आ रहा है, जिस जगह पे क्या आ रहा है z आ रहा है, वहाँ पे साइन क्या जा रहा है नेगेटिव, यानी कि जो z वाला टर्म है वो क्या है कि नेगेटिव साइन का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4z। ठीक है, देन प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2x इंटू माइनस 4z। यानी जो ये गिवन क्वेश्चन है वो किस आइडेंटिटी को मतलब फॉलो कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन था। देन जो अगला है 8 का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। तो आप सभी को एक आइडेंटिटी पढ़ाया गया होगा, कहीं पे अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, यानी इस वाले आइडेंटिटी को अगर हम लोग फॉलो करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा तो x माइनस 9y, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9y। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है जो हम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्या है तो सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब क्योंकि जो मून है और जो अर्थ है दोनों को हम लोग क्या मानते हैं कि एक स्फीयर माना जाता है, हमें क्या बोला गया कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर क्या है कि 1/4 है। तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। यानी कि अगर हम लोग इसको मान लें कि ये अर्थ है, इसका डायमीटर हम क्या ले लें कि इसका डायमीटर 4r। ठीक है, तो ये मून है, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा कि जो डायमीटर ऑफ मून है स्मॉल डी वो क्या है 1/4 ऑफ डी ऑफ अर्थ कैपिटल डी, यानी कि 1/4 इंटू में 4r, 4 से 4 कैंसिल r आ जाएगा, यानी इसका डायमीटर क्या हो जाएगा तो r। ठीक है, यानी अर्थ का हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ ये हो जाएगा 2r, एंड रेडियस ऑफ मून क्या होगा, रेडियस ऑफ मून ये हो जाएगा आपका r/2। ठीक है, हमसे दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, यानी कि मून इज टू अर्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है कि 4πr²। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा कि 4 अर्थ का हम निकालें, किसका निकालना है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा 4 पाई के प्लेस पे पाई छोड़ दें, और r का मतलब हुआ कि 2r का होल स्क्वायर, यानी जो कि आएगा 4 पाई इंटू में 4r², ये हो जाएगा 16πr²। एंड सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, एरिया ऑफ मून जो कि हो जाएगा 4πr²
आर स्क्वायर ए बी, क्योंकि ए बी क्या स्फेयर है, मून भी क्या है, स्फेयर है, यानी कि 4 पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आया है 16 पाई आर स्क्वायर एंड मून आ गया है पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 16 पाई आर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रेशियो क्या आएगा 1/16। ठीक है, यानी कि 1:16 का रेशियो आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमसे पूछा जा रहा है किसका, ये सर्किल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी क्या है, तो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है सर्कल का। यहां में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, देन हमसे पूछा जा रहा है सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। यानी कि हमें कुछ इस टाइप का एक फिगर बना के दिया गया है, ये, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये ए बी है और ये सी है, ये एंगल कितने का दिया है 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का है, तो 30 डिग्री का। हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ए डी सी कितने का होगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले तो हम लोग फाइंड कर लें एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कितने का हो जाएगा, तो एंगल ए ओ सी क्या फाइंड करना है, तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितने का आएगा, एंगल ए ओ सी आ जाएगा 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि आर्क ए सी जो है, आर्क ए सी है, इस आर्क से सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे बना है एंगल ए ओ सी एंड रिमेनिंग पार्ट यानी कि सरकमफ्रेंस पे क्या बना है, तो सरकमफ्रेंस पे बना है एंगल ए डी सी। ठीक है, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ाया जाता है कि अगर कोई आर्क है, किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का वो डबल होगा, यानी सेंटर वाला एंगल क्या होगा कि डबल होगा, सरकमफ्रेंस पे एंगल क्या बनेगा, तो इस वाले का हाफ बनेगा, यानी कि दोनों कितना 90 क्या है, तो कितना बन जाएगा 45 डिग्री। यानी कि एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा सिंपली, तो 1/2 ऑफ एंगल ए ओ बी ए ओ सी, यानी कि 1/2 × 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितने का, तो 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला जो दिया गया है 10 में ही और करके हमसे पूछा जा रहा है 10 का, और ये हमें दिया गया है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें दिया गया है कि पी क्यू आर 100 डिग्री का है एंड पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन सर्किल विद सेंटर ओ। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल ओ पी आर। ठीक है, हमें एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है फिगर, पी आर ओ एंड ये है क्यू। ठीक है, क्यू कितने का दिया है, तो ये 100 डिग्री का दिया है, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमसे पूछा गया एंगल ओ पी आर, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि आखिर ओ पी आर एंगल कितने का होगा। देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी आर्क से सरकमफ्रेंस में इतना एंगल बनेगा, ठीक उसका डबल कहाँ बनता है, सेंटर पे, यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो 200। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितने का होगा, तो 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर के। इसे यहाँ पे आप लोग थ्योरम नोट कर लेंगे कि एंगल सब्सटेंस बाई, यहाँ थ्योरम लिखना है कि एंगल सब्सटेंड बाई आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंड बाई इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद ही नोट कर लेंगे, यानी कि एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितने का हो जाएगा, तो 2 × 100 200 का। ठीक है, अब एंगल पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स कहने का मतलब कि जो ये वाला एंगल है, दोनों का सम कितना होगा कि 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कहीं किसी सेंटर पे जितने भी हम एंगल बना लें सबका सम कितना होता है कि 360 होता है। ठीक है, यानी कि एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो 360 - 200 कितना आ जाएगा, 160 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितने का आ गया, 160 डिग्री। अब इसके बाद से क्या है कि
जो ट्रायंगल POR है इसमें दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। इन ट्रायंगल POR PO इज इक्वल टू RO, ठीक है। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर इसको मैक्स मान लें तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल का सम किया जाए तो इन तीनों एंगल का सम कितना आता है, तो 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 180 माइनस 160 यानी 2x आ जाएगा आपका 20 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो 10 डिग्री का। ये था क्वेश्चन नंबर 10 के जो और वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी का, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, कि यहाँ हमें दिया गया सेक्शन सी में कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड is flowing at a rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया कि एक रिवर है जो इसका वाइड कितना है, कि विड्थ है 3 मीटर, डीप है यानी कि हमें हाइट दे रखा है 3 मीटर, वाइड यानी कि इसका ब्रेथ दे रखा है कितने का, 40 मीटर। हमसे बोला जा रहा है कि वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसमें वाटर फ्लो हो रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितना वाटर सी में वो गिरा देगा रिवर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले तो हम लोग फाइंड कर लें कि स्पीड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस वाटर कवर करेगा। तो कैसा निकलेगा कि 2 किलोमीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/60 से, ठीक है, जो कि आएगा 1/30 किलोमीटर, यानी जब इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 1000/30 यानी कि 100/3 मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। अब क्यों मैंने एक डिस्टेंस पता किया है, क्योंकि अगर हम मान लें कि एक सीधा रास्ता बनाया जाए तो उसमें 1 मिनट में 100/3 मीटर वाटर पूरा क्या होगा, उसमें भर जाएगा। यानी उसको हम खोल देते हैं तो जितना पानी उस कैनाल में आया होगा उतना ही पानी कहाँ जाएगा, सी में गिरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच, जो कि आएगा L कितना है, तो लेंथ 100/3, ब्रीथ 40 इंटू में 3 कैंसिल, यानी कि 4000 मीटर क्यूब, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का कि पहले पार्ट का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा जा रहा है 12 में, कि यहां हमें दिया गया है 12 के सेकंड में कि a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones, यानी हमें 50 होलो कोन्स यूज करके बस स्टॉप क्या करना है, तो बैरिकेड करना है। तो हमसे पूछा गया है मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया है, तो 40 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है, कोन का, जो कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। इफ आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, हमें क्या करना है कि आउटर साइड को पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है कि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन्स। पहले बात तो नंबर ऑफ कोन कितने हैं, अपने पास 50 कोन्स हैं, हर एक का डायमीटर 20 दिया है, यानी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा कि 20 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2 मीटर, ठीक है। तो अब हमें कोन को पेंट करना है। कोन को पेंट करने का मतलब कि पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ये कोन होता है ना, इसको हमें पेंट करना है आउटर बाउंड्री को।
तो हमें फाइंड करना होगा पहले स्लैंट हाइट एल, ठीक है। तो एल निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितना है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा जो इसका हाइट आ जाएगा ये हो जाएगा 0.04 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 1.04, ठीक है। जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट ऑफ 1.04 इसकी वैल्यू क्या है 1.02 हमें मान लेना है, 1.02 हम इसको हमें लेट करना है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे CSA ऑफ सिंगल कोन जो कि होता है पाई आर एल, यानी कि 3.14 इंटू में 0.2 इंटू में एल कितना दिया है 1.02, जो किया जाए कितना, तो एक कोण का कितना आ जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक सिंगल कोण का कितना आ रहा है 3.14 इंटू में 0.2 इंटू में 1.02, एक सिंगल कोण का आ रहा है 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो CSA ऑफ 50 कोन्स, तो 50 कोण का कितना हो जाएगा तो 0.64056 इंटू में 50, जो कितना आएगा तो इसको हम लोग अगर 50 से मल्टीप्लाई कर लें 0.64056 इंटू में 50, ये होगा 32.028, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना दिख रहा बताया गया था क्वेश्चन में 12 रुपये, यानी कि 32.08 इंटू में 12, जब इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.08 इंटू 12 तो आपका आ जा रहा है 384.96 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 12 के का जो और वाला सेक्शन था उसका सॉल्यूशन। देन अब हम लोग को 2 और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों क्या है तो केस बेस्ड, ठीक है। केस बेस्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें हमें पूछा गया है अ सर्वे ऑन ए फ्यू फैमिलीज ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी इज डॉन रिलेटेड टू कंजप्शन ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। फिर हमें दिया गया है कि टोटल कंजप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पोलिनोमियल। टोटल कंजप्शन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है तो एक पोलिनोमियल से, जो कि दिया गया है हमें x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि किस टाइप का पोलिनोमियल है, तो कैसा है, जाहिर सी बात है डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कैसा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इन द गिवन पोलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और x का सम फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है एंड x का कोफिशिएंट क्या है -7 है, दोनों को हम प्लस करें तो क्या आएगा -6। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 का आंसर था। देन थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे हमें इस पोलिनोमियल का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि P2। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम लोग 2, तो 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14 प्लस 10, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो जब क्यों 0 आ रखा है क्योंकि 10 प्लस 4 14 और 14 में से अगर हम 14 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। देन चौथा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल, यानी हमें इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, क्योंकि हमें जानते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यानी हम 2 नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हो। तो 5 2 10 होता है, यानी इसको हम नोट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, जो कि जब हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5, यानी कि x माइनस 2 एंड x माइनस 5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 के चारों पार्ट का सॉल्यूशन। देन जो अगला क्वेश्चन जो इस सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्या है तो केस बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें दिया है कि अंजलि एंड मीना आर ट्राइंग टू प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। दे आर ड्रॉ एट ट्रायंगल ABC where D and E are found to be the mid points of AB and AC।
क्वेश्चन हमें फिगर बना करके दिया गया है कि अंजलि और मीना क्या कर रही हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करना चाह रहे हैं लोग। उन्होंने क्या किया, ट्रायंगल ड्रा किया ABC, जिसका मिड पॉइंट दिया है D एंड E। AB का और AC का मिड पॉइंट है E। देन बोला गया D वाज ज्वाइंड एंड एक्सटेंडेड टू F। इनको ज्वाइन करके क्या कर दिया गया कि F तक एक्सटेंड कर दिया गया, सच डेट D इक्वल टू EF। ये वाला साइड इसके इक्वल है EF के, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ज्वाइंड एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। इनको हम ज्वाइन करके हमें क्या करना है कि फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है कि ट्रायंगल ADE, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट CFE। CFE के कॉन्ग्रुएंट है, अब बताना है बाई विच थ्योरम, बाई विच थ्योरम, ठीक है। हमें प्रूफ करना है किस थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट है आपस में। एंड बाई विच आर कॉन्ग्रुएंट बाई विच क्राइटेरिया, हमें क्या बताना है कि किस क्राइटेरिया से ये क्या है तो कॉन्ग्रुएंट है। हमें दिया है कि जो लाइन ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया बाई, और ये वाला किसके इक्वल हो गया तो इसके इक्वल हो गया, क्योंकि भी गिवन है। और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, AE इज इक्वल टू क्या हो गया तो CF CE, DE इज इक्वल टू क्या है तो EF हमें गिवन है, एंड एंगल AED इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEF बाई साइड एंगल साइड, यानी किस क्राइटेरिया से है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइड एंगल साइड। देन जो हमसे अगला पूछा जा रहा है कि एंगल CEF इज इक्वल टू विच एंगल, एंगल CEF ये किसके इक्वल हो जाएगा, CEF इज इक्वल टू एंगल AED। जाहिर सी बात है कि CEF किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AED के। क्यों होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर पूछा गया कि CF इज इक्वल टू, CF किसके इक्वल हो जाएगा तो CF इज इक्वल टू AD बाई CPCT। अब रीजन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एंड फिर पूछा है कि CF इज पैरेलल टू, CF किसके पैरेलल होगा तो AB के, CF इज पैरेलल टू AB। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि जो आपका सैंपल पेपर है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके डाउनलोड कर लें। थैंक यू। 37 मिनट।